Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new tutorial series of Object-Oriented Programming with Muhammad Abdullah, Computer Instructor, Department of Computer Science, past National University of Computer and Emerging Sciences, Peshawar. So, in this series, we will start Object-Oriented Programming in C++. ठीक है, तो कॉन्टेंट्स की तरफ आते हैं कि इस सीरीज में, इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम क्या कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पैराडाइम्स। ठीक है, कि कौन कौन से पैराडाइम्स हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो फ़र्क है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर क्लासेस के अंदर जो मेंबर डेटा होता है, ठीक है, या मेंबर फंक्शंस होते हैं, यानी क्लास के अंदर जो डेटा है, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसके कुछ बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है, उनको पढ़ेंगे। डेटा हाइडिंग को डिस्कस करेंगे कि डेटा हाइडिंग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इनकैप्सुलेशन को डिस्कस करेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लास्ट में फिर हम इनहेरिटेंस की तरफ स्विच हो जाएंगे, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम एब्स्ट्रैक्शन को पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ पैराडाइम्स है आपके पास। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ मेथोडोलॉजी और पैराडाइम टू डिजाइन अ प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। यानी आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके पास एक मेथोडोलॉजी है, एक पैराडाइम है, जहाँ पे आप प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को यूज़ करके आप प्रोग्रामिंग करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ पैराडाइम दैट प्रोवाइड्स मेनी कॉन्सेप्ट सच एज। ये जो पैराडाइम है, इसमें इसके मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, या इसके कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके पास क्या हो सकते हैं, वो आपके पास सबसे पहले उसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, फिर इनकैप्सुलेशन हो सकता है, बाइंडिंग कोड इन इट्स डेटा, हम आगे डिस्कस करेंगे। इनहेरिटेंस हो सकता है, पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है, एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है, और इसके अलावा ओवरलोडिंग, स्पेशली ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम क्यों हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके पास प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या फ़र्क है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में आपके पास जो प्रोग्राम्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होंगे, लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे रिड्यूस करेंगे, इसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे इसकी एक और प्रॉपर्टी है, आपके पास जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम चंक्स और मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे जो प्रोग्राम्स होंगे वो आपके पास क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होंगे, और हर एक क्लास को आप कह सकते हैं कि हर एक क्लास आपके पास एक मॉड्यूल हो सकता है। ठीक है, अगर आप लेट्स सपोज एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं और उसमें आपके पास टीचर्स और स्टूडेंट्स का डेटा है, तो आपने क्या करना होगा, स्टूडेंट्स से रिलेटेड आपने अलग क्लासेस बनाने होंगे, अलग मॉड्यूल्स बनाने होंगे, और टीचर्स से रिलेटेड आपने अलग मॉड्यूल्स बनाने होंगे, अलग क्लासेस बनाने होंगे। ठीक है, तो ये है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। यहाँ पे जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होगी। इसके बाद आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो सिस्टम है टूल्स, और वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, वो आपके पास क्लास, ऑब्जेक्ट्स, क्लास, फिर इसके बाद इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, इन बिल्डिंग ब्लॉक पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो सिस्टम है वो मुश्तमिल है। ठीक है, हम क्यों पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, हम क्यों पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम
रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन आसानी से कर सके। ठीक है, रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर सके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, जिसको पॉप कहा जाता है, पीओपी। ठीक है, तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द प्रोग्रामिंग मेथड्स। आपके पास ये भी एक मेथोडोलॉजी है, जिस तरह के एक मेथोडोलॉजी है, एक पैराडाइम है। तो यहाँ पे प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके पास एक मेथोडोलॉजी है वेयर मेन फोकस इज ऑन द फंक्शंस और प्रोसीजर्स। जहाँ पे ज़्यादातर फोकस किन चीज़ों पे किया जाता है, फंक्शंस पे किया जाता है और प्रोसीजर्स पे किया जाता है। ठीक है, रिक्वायर फॉर कंप्यूटेशन इंस्टेड ऑफ डेटा, यानी हमारा फोकस जो होगा वो ज़्यादातर डेटा पे नहीं होगा, बल्कि ज़्यादातर फोकस प्रोसीजर्स और फंक्शंस पे होगा। ठीक है, फंक्शंस और प्रोसीजर्स सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपके पास जो प्रोग्राम होंगे वो आपके पास डिवाइड होंगे। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके पास जो प्रोग्राम होंगे वो डिवाइडेड होंगे फंक्शंस पे, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके पास जो प्रोग्राम्स होंगे वो आपके पास क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड होंगे, यानी वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होंगे। एंड टास्क इज डन सिक्वेंशियली। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके पास जो टास्क होते हैं वो सिक्वेंशियली डन होते हैं। ठीक है, these functions share the global data और वेरिएबल्स। और इन फंक्शन का काम क्या है, फंक्शन का काम ये है कि ग्लोबली आपके पास जो डेटा होता है या ग्लोबली जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं उनको आपस में शेयर कर देते हैं। एंड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ डेटा among those functions। ठीक है, और उन फंक्शंस के दरमियान कोई डेटा का वो कोई एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ ग्लोबल डेटा को शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये फ्रेमवर्क है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये ग्लोबल डेटा होता है। ठीक है, और इस ग्लोबल डेटा को ये फंक्शंस एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। ठीक है, इस ग्लोबल डेटा को फंक्शंस एक दूसरे के साथ क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फोकस जो है वो ज़्यादातर फंक्शंस पे होता है। ठीक है, ये आप दूसरा फ्रेमवर्क देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास मेन प्रोग्राम है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शंस है। ठीक है, और ये फंक्शंस आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, ये फंक्शंस आपके पास क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके पास एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इन विच प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। इस तरह मैंने आपको बताया था कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके पास जो प्रोग्राम होता है वो आपके पास फंक्शंस पर मुश्तमिल होता है, फंक्शंस पर डिवाइड होता है। ठीक है, कॉन्सिस्ट होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैंने आपको बताया कि वो डिवाइड होता है इनटू ऑब्जेक्ट्स से। किस किन चीज़ों पे डिवाइड होता है, ऑब्जेक्ट्स पे डिवाइड होता है या कॉन्सिस्ट होता है। ठीक है, यूजिंग ऑब्जेक्ट्स द प्रोग्रामर कैन मॉडल रियल वर्ल्ड सिनारियोज। ऑब्जेक्ट्स को यूज करके, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स को यूज करके एक प्रोग्रामर जो है वो मॉडल कर सकता है रियल वर्ल्ड सिनारियोज को। अगर एक प्रोग्रामर को आप रियल वर्ल्ड सिनारियोज दे तो वो आसानी से यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऑब्जेक्ट्स को यूज करके वो आसानी से इसको मॉडल कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। An object is an instance of a class in his state and behavior। ऑब्जेक्ट आपके पास क्लास का एक इंस्टेंस होता है। ठीक है, क्लास का रिजल्ट होता है, क्लास का सिंगल ऑकरेंस होता है, जो कि मुश्तमिल होता है स्टेट और बिहेवियर पे। स्टेट क्या होते हैं, स्टेट आपका ये ऑब्जेक्ट का डेटा होता है, यानी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को आप स्टेट कह सकते हैं। और बिहेवियर्स क्या होते हैं, बिहेवियर्स आपके पास जो फंक्शंस होते हैं, जो मेथड्स होते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि कुछ परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं, टू डू सम एक्शन, टू परफॉर्म सम टास्क, बिहेवियर वो होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि फंक्शंस आपके पास बिहेवियर है। दिस स्टेट, द स्टेट इज द एट्रीब्यूट्स। स्टेट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, डेटा होता है। और बिहेवियर आपके पास मेथड्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम मेथड्स को, फंक्शंस को मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों हम इसको मेथड कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके पास कम्युनिकेशन होता है। ये देखिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है और ये आपके पास तीसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये फर्स्ट क्लास है, ये ए क्लास है, क्लास ए है, ये क्लास बी है और ये क्लास सी है। तो डेटा इज शेयर्ड थ्रू फंक्शंस ऑफ क्लासेस। क्लासेस के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, वहाँ पे प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कम्युनिकेशन थी बिटवीन फंक्शंस, एमंग फंक्शंस। लेकिन यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रही है वो एमंग क्लासेस हो रही है। लेकिन हम क्या यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, हम क्या यूज़ करते हैं, हम फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये फंक्शन इस फंक्शंस के साथ कम्युनिकेट करता है। इस क्लास ये क्लास कम्युनिकेट करता है इस क्लास के साथ यूजिंग दीज फंक्शन, फंक्शन ए और फंक्शन बी। तो फिर यहाँ पे अगर आप देख ले तो ये वाला फंक्शन इसके साथ कम्युनिकेट करता है और ये वाला फंक्शन इसके साथ इस क्लास के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा का जो फ्लो होता है वो इस तरह होता है। यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन इज डन among ऑब्जेक्ट्स बिटवीन इन among ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात हो रही है। तो फ़र्क क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो फ़र्क है, इसका जो कंपैरिजन टेबल है वो हम देख लेते हैं। The key difference between object-oriented programming and procedure-oriented programming is that Loop divides the program into smaller objects. Loop क्या करता है? Loop प्रोग्राम को smaller objects में डिवाइड कर देता है। Whereas procedural-oriented programming divides a program into smaller procedures or functions to arrive at the result of the program. दोनों का काम क्या है? दोनों का काम है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दोनों का काम आपके पास है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना और प्रॉब्लम के रिजल्ट को अचीव करना। तो दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम को फिर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देता है। और आपके पास जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो आपके पास प्रोग्राम को प्रोसीजर्स या फंक्शंस में डिवाइड कर देता है, ठीक है। क्यों डिवाइड करते हैं? ताकि वो एक रिजल्ट को अचीव कर सके, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन टेबल देख सकते हैं। फंक्शंस जो है वो ग्लोबल डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कम्युनिकेशन होती है यूजिंग फंक्शन, ठीक है। यूजिंग फंक्शंस क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कम्युनिकेशन होती है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। तो लिमिटेशंस की तरफ जाते हैं कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिमिटेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्फेसाइज होता है वो एल्गोरिथम्स और प्रोसीजर्स पे होता है, फंक्शंस पे होता है, ठीक है। नॉट सुटेबल प्रोसीजरल प्रूफ जो है वो वो सुटेबल नहीं है फॉर मॉडलिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। जिस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सुटेबल है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सुटेबल नहीं है टू मॉडल और टू डेवलप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। सिक्योरिटीज की इश्यूज है, कोई इंटेग्रिटी नहीं है डेटा के दरमियान, ठीक है। डेटा को आप हाइड नहीं कर सकते, आप डेटा को इनकेप्सुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉलो टॉप टू बॉटम प्रोग्राम डिज़ाइन, ठीक है। और आप एग्जिस्टिंग कोड को यहाँ पे रीयूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस को यूज़ करके कोड को रीयूजेबल बना सकते हैं। और डेटा जो है वो शेयर होता है बाय मैनी फंक्शन, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू राइट एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको अंडरस्टैंड करना और राइट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स है, कुछ एडवांटेजेस है, उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। हमने हमने प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ा कि वहाँ पे एम्फेसाइज होता वो आपके पास प्रोसीजर्स पे था, फंक्शंस पे था, लेकिन यहाँ पे एम्फेसाइज जो है वो प्रोग्रामर का जो एम्फेसाइज होता है, ठीक है, वो आपके पास डेटा पे होता है एज कम्पेयर टू प्रोसीजर। डेटा और प्रोसीजर्स को, डेटा और फंक्शंस को हम कंबाइन करते हैं एक सिंगल यूनिट में, और इस प्रोसेस का नाम है एनकैप्सुलेशन। डेटा कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली, आप डेटा को वहाँ पे जो डेटा है वो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोडक्टिविटी का जो लेवल होता है वो हाई होता है इस कंपेयर टू प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ मॉड्यूल्स होते हैं, यहाँ पे हमारे हमारे पास तो कोड रीयूजेबिलिटी होती है, ठीक है। और प्रोवाइड मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल वो इंस्टेंसेस
प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द डेटा, यहाँ पे कुछ एक्सेस स्पेसिफायर यूज होते हैं, कुछ एक्सेस मॉडिफायर यूज होते हैं, प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, और इसके अलावा प्रोटेक्टेड होता है। इन एक्सेस मॉडिफायर्स को यूज करके आप डेटा को प्राइवेट सिक्योर कर सकते हैं। इजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, आप यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखेंगे वो आपके पास मॉड्यूल पर मुश्तमिल होंगे, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होंगे, तो आप इजीली उसको उसके नेचर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एक्सटर्नल फंक्शंस। एक्सटर्नल फंक्शंस को यूज करके आप डेटा को आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स नॉन एज ऑब्जेक्ट्स, प्रोग्राम्स आपके पास डिवाइड होते हैं एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है, और उनको ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो फंक्शंस के जरिए होती है, ठीक है। न्यू डेटा एंड फंक्शंस कैन बी एडेड इजीली, आप नए फंक्शंस और नए डेटा को आसानी से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन एलिमिनेट द रिडंडेंट कोड, ठीक है। कोड की रिडंडेंसी यहाँ पे नहीं होती क्योंकि हम कोड को रीयूज करते हैं। टाइम विल बी सेव्ड, मैंने आपको बताया कि आपके पास जब कोड रीयूजेबिलिटी होगी, हायर प्रोग्रामिंग प्रोडक्टिविटी होगी, तो आपके पास फिर टाइम जो है वो ज़्यादा सेव होगा। डेटा, आपको पता है कि डेटा आपके पास एक क्रिटिकल एलिमेंट है, और डेटा की सिक्योरिटी इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा कैन नॉट बी फ्रीली एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शंस, ठीक है। यहाँ पे डेटा आप एक्सटर्नल फंक्शन के लिए आप आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते, फ्रीली एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। आपने पहले कुछ परमिशन लेने होंगे, कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स लगाने होंगे, ठीक है। हु परमिट्स रीयूजेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग कोड, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक इसकी जो ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है वो है कोड रीयूजेबिलिटी यूजिंग इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को यूज करके आप कोड को रीयूजेबल बना सकते हैं, वहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस होंगे, ठीक है। इनहेरिटेंस को आगे हम डिस्कस करेंगे फिर। वी कैन इजीली अपग्रेड फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज सिस्टम्स, हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाएंगे और फिर छोटे छोटे मॉड्यूल्स को कंबाइन करके एक लार्ज सिस्टम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे या डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि यहाँ पे हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं, हम नॉन प्लेनर टाइप्स को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स और टू क्लासेस एंड वेरिएबल्स आर टू डेटा टाइप्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग यहाँ पे देख सकें। यहाँ पे बात हुई है कि ऑब्जेक्ट्स आर टू क्लासेस हैं, यानी इस तरह आप, लेट्स सपोज आपके पास एक स्टूडेंट क्लास है और स्टूडेंट का आपने S1 बना लिया, कॉमा S2 बना लिया, ठीक है। यानी आपके पास स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया S1 के नाम से और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया S2 के नाम से। तो यहाँ पे बात हुई है कि ऑब्जेक्ट्स आर टू क्लासेस है। ऑब्जेक्ट्स आर टू क्लासेस का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट्स आर टू क्लासेस है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि आपके पास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है क्लास, और ये उसके वेरिएबल्स है या ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। ये उसके वेरिएबल्स है या ऑब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे जो बात हुई है वो ये है। और यहाँ पे एक बात हुई है कि वेरिएबल्स आर टू डेटा टाइप्स है। यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास लेट्स सपोज आपके पास एक इंटीजर टाइप डेटा है या वेरिएबल है, और वेरिएबल का नाम आपके पास एक्स है। तो यहाँ पे बात हुई है कि वेरिएबल्स आर टू क्लास है, चलो हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, वाई ले लेते हैं। तो आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स आर टू डेटा टाइप, वेरिएबल्स आर टू डेटा टाइप्स है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आर टू क्लासेस, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का मकसद ये है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे जाएंगे तो क्लास की तरफ आते हैं कि क्लास होता क्या है, ठीक है। आपके पास क्लास जो है वो आपके पास एक ब्लू प्रिंट होता है या एक मैप होता है। आप इसको कह सकते हैं कि आपके पास एक लॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है, हम इसको फिजिकल कॉन्स्ट्रक्ट में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लास आपके पास ऑब्जेक्ट का एक मैप है, एक ब्लू प्रिंट है, एक स्केलेटन है, ठीक है, एक ढांचा है, एक टेम्पलेट है, और ऑब्जेक्ट उसका रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन है।
ठीक है। तो जब हम फिजिकल कंस्ट्रक्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो उसको फिर हम ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, ठीक है। क्लास में क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के कुछ डिस्क्रिप्शन होते हैं, ठीक है। तो क्लास इज अ टेम्पलेट, आपके पास क्लास एक टेम्पलेट होता है विच कंटेन बिहेवियर्स, मैंने आपको बताया बिहेवियर्स पे मुश्तमिल होता है। बिहेवियर क्या होते हैं, आपके आपके जो फंक्शंस होते हैं, ऑब्जेक्ट की जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एंड एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज, डेटा ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी क्लास आपके पास एक टेम्पलेट है जिसमें आपके पास मेंबर फंक्शन होंगे, ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स होंगे और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ डेटा होगा, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। तो मीन्स डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस आर डिफाइंड विद इन द क्लास। यहाँ पे बात हुई है कि मेंबर डेटा और मेंबर फंक्शंस आपके पास कहाँ पे डिफाइन होते हैं, क्लास के अंदर ही डिफाइन होते हैं, ठीक है। क्लास आपके पास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है बिकॉज यूजर डिफाइंड इट, और ये आपके पास प्रिमिटिव नहीं बल्कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। ये आपके पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि दो किस्म के डेटा टाइप्स हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो सकते हैं और दूसरे किस्म के आपके पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास दो किस्म के डेटा टाइप हो सकते हैं, ठीक है। एक आपके पास होते हैं प्रिमिटिव डेटा, ठीक है, टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या होते हैं, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जांपल आपके पास आप इसको बिल्ट इन डेटा टाइप्स भी कह सकते हैं, और ठीक है आप इसको बिल्ट इन डेटा टाइप्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, ये आपके पास जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स है, आपके पास इंटीजर है, ठीक है, फिर आपके पास फ्लोट है, फिर आपके पास डबल है, फिर आपके पास करेक्टर है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रिमिटिव टाइप्स है। और नॉन प्रिमिटिव टाइप्स क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये आपके पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसको आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ठीक है। ये कौन डिजाइन करता है, ये कौन डेवलप वो बना लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास यूजर बना लेते हैं। इसके एग्जांपल में आपके पास क्लासेस है, ठीक है, क्लासेस हो सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास जो स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ी थी, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास यूजर डिफाइंड डेटा होते हैं। देखो हम किस तरह करते हैं, लेट्स सपोज आपके पास एक स्टूडेंट क्लास है, तो स्टूडेंट क्लास आपने ले लिया, ठीक है, S1, तो S1 इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर से के हवाले से बात करें तो आपने एक स्ट्रक्चर बनाया था, लेट्स सपोज स्ट्रक्चर का नाम था आपके पास स्टूडेंट, तो S1, तो ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे इसको कहते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल, ठीक है, और यहाँ पे इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो ये भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, आप इस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्लास, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अच्छा, इसके बाद हम मजीद आगे जाते हैं। तो ये मैंने बताया आपको कि क्लासेस जो है वो आपके पास नॉन प्रिमिटिव टाइप्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, मतलब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स पे मुश्तमिल होते हैं। तो इसके बाद क्लासेस के अंदर आपके पास दो किस्म की चीजें होती है, एक आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं और एक आपके पास मेथड्स होते हैं। मेथड्स को आप फंक्शन का नाम दे देते हैं, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स को आप प्रॉपर्टीज कह सकते हैं या वेरिएबल्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो उसको एट्रीब्यूट कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करने जा रहा है, ठीक है, जो टास्क परफॉर्म करने जा रहा है उसको आप कह सकते हैं कि मेथड्स, ठीक है। अभी हम ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट आपके पास एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर, आपके पास एक एंटिटी है जिसके स्टेट होते हैं और जिसके बिहेवियर्स होते हैं। मैंने आपको बताया स्टेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज होते हैं, बिहेवियर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड होते हैं, ऑब्जेक्ट की जो फंक्शन होते हैं, ठीक है। अगर आप क्लास को एक्चुअल एग्जिस्टेंस में ले आए तो फिर आप इसको कह सकते हैं कि आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। एन एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इनकेप्सुलेट करता है डेटा को एंड बिहेवियर को, मैंने यहाँ पर बताया स्टेट एंड बिहेवियर।
बिहेवियर और स्टेट इनकैप्सुलेट होते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो व्हेन अ क्लास टेम्पलेट इज इम्प्लीमेंटेड इन रियल वर्ल्ड, अगर आपके पास, मैंने आपको बताया कि क्लास एक टेम्पलेट होता है और उसकी जब आप रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो फिर आप ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो अगर क्लास की आप रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन कर दें तो इट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट, तो फिर आपके पास ये ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट आपके पास एक इंस्टेंस होता है क्लास का। इंस्टेंस क्या होता है? रिजल्ट होता है। यानी क्लास का जो टेम्पलेट है उसको अगर आप रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर दें तो आपको रिजल्ट में कुछ मिलेगा और उस रिजल्ट का नाम है इंस्टेंस, या उस रिजल्ट का नाम है ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। क्लास इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। यहाँ पे देखें, क्लास आपके पास एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है, ठीक है। और जहाँ से आपके पास ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, तो ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस और द रिजल्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है क्लास का। इसलिए हम ऑब्जेक्ट्स को कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास, ठीक है, और द रिजल्ट ऑफ द क्लास। अच्छा, द स्पेस रिजर्व्ड इन मेमोरी फॉर क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब आप क्लास बना लेते हैं, जब आप क्लास बना लेते हैं तो क्लास डिक्लेरेशन के दौरान क्लास के लिए मेमोरी में जगह रिजर्व नहीं होती, लेकिन जो ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो क्लास के लिए मेमोरी रिजर्व होती है, ठीक है। तो इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इंस्टेंस क्या होता है? सिंगल ऑकरेंस होता है। हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक क्लास का एक आप डिफरेंट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और हर एक ऑब्जेक्ट, ईच ऑब्जेक्ट विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल ऑकरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू परफॉर्म रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट क्लासेस। अगर आप डिफरेंट क्लासेस के दरमियान कम्युनिकेशन करते हैं तो वो कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है? वो कम्युनिकेशन यूजिंग ऑब्जेक्ट्स पॉसिबल है। एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नाउन एज ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया कि वो एंटिटी जिसकी स्टेट हो और जिसकी बिहेवियर हो तो उसको आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास चेयर है, चेयर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। पेन आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि आप रियल वर्ल्ड में आप देख सकते हैं और इम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आप देख सकते हैं। टेबल है, कीबोर्ड है, बाइक है, ठीक है। इट कैन बी फिजिकल और लॉजिकल। ऑब्जेक्ट आपके पास फिजिकली, अगर आप उसको फिजिकली मतलब आप देख सके तो आप उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर लॉजिकल फॉर्म में हो तो आप इसको क्लास पे कह सकते हैं। आपके पास एक रियल लाइफ एग्जांपल है। डॉग आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, बिकॉज क्योंकि आप किस तरह, आपको किस तरह पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है? हाँ, आप पहले पता लगा सकते हैं यूजिंग स्टेट एंड बिहेवियर। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके स्टेट भी है और उसकी कुछ बिहेवियर्स भी हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप डॉग को कंसीडर करें, डॉग के आपके पास स्टेट्स होते हैं। कलर उसका स्टेट है, उसका प्रॉपर्टीज है, उसका डेटा है, उसके एट्रीब्यूट है। नेम उसका हो सकता है, ठीक है, ये ब्रीड ये उसका हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा। एज वेल एज बिहेवियर्स लाइक वेगिंग द टेल, इसके फंक्शंस क्या है? वेगिंग द टेल है, बार्किंग, ईटिंग, एक्सेट्रा, ये डॉग की कुछ फंक्शंस है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास ऑब्जेक्ट्स है। टेबल है, पेन है, ठीक है, और बाइक है, इसके अलावा कीबोर्ड है। ये आपके पास डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्लासेस वर्सेस डिफरेंस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो क्लास में आपके पास डेटा नहीं होता है और मेमोरी, क्लास के लिए मेमोरी रिजर्व नहीं होती। नो मेमोरी इज रिजर्व फॉर क्लास। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट की तरफ आएँ तो ऑब्जेक्ट के में आपके पास डेटा होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास डेटा होता है, ठीक है। और मेमोरी इज लोकेटेड फॉर क्लास व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड। हाँ, आप कह सकते हैं कि जो ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो क्लास के लिए मेमोरी में जगह एलोकेट होती है, जगह रिजर्व होती है। तो मेमोरी इज लोकेटेड फॉर क्लास एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास इज क्रिएटेड। जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास की के लिए मेमोरी रिजर्व होती है, ठीक है, एलोकेट होती है, मेमोरी रिजर्व। तो मेंबर डेटा एंड मेंबर फंक्शंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। कि मैंने आपको बताया कि क्लास के अंदर आपके पास दो चीज़ें होती है, एक उसका स्टेट होता है और दूसरा उसके बिहेवियर्स होते हैं। और स्टेट को आप कह सकते हैं कि मेंबर डेटा, और उसके जो बिहेवियर्स है उनको आप कह सकते हैं कि मेंबर फंक्शन। यानी यहाँ पे आप कह दें कि क्लास इज द कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, मेंबर डेटा एंड मेंबर फंक्शन। तो मेंबर डेटा क्या होता है? द डेटा और द एट्रीब्यूट्स डिफाइंड विद इन द क्लास इज कॉल्ड मेंबर डेटा। क्लास के अंदर आपके पास जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जो डेटा होता है, उसको आप मेंबर डेटा कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं?
ये आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, आप पैरामीटर टाइप्स वेरिएबल होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंटीजर है, फ्लोट एक्स है, फ्लोट वाई है, ये आपके पास मेंबर डेटा है। इट कैन बी एनी टाइप ऑफ एरी, आपके पास एरी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ पैरामीटर टाइप है, ये आपके पास एरी भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, प्रॉब्लम पे कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के नेचर को आपने समझना होगा, उसके मुताबिक आपने ये चीज़ें फिर डिसाइड करनी होंगी कि मैंने एरेज को लेना है या मैंने पैरामीटर टाइप्स को लेना है। तो मेंबर फंक्शन क्या होते हैं? The functions that are used to work on the data items are called member functions. अगर आपसे कोई पूछे कि फंक्शंस हम क्यों बना लेते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो आपका आंसर होगा कि यूजिंग दीज फंक्शंस वी कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस और टास्क ऑन दीज डेटा। डेटा पे मेंबर डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम मेंबर फंक्शंस को यूज करते हैं। मेंबर फंक्शंस आर यूज्ड टू प्रोसेस एंड एक्सेस द डेटा मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा मेंबर्स होते हैं, ये वाले डेटा मेंबर्स, ठीक है, उनको प्रोसेस करने के लिए, उनको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मेंबर फंक्शन बनाते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि आप उसके वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दें, उसके डेटा को शो कर दें, जो डेटा है वो आप शो कर दें, उनको इनिशियलाइज कर दें, उनको डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज दे दें फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मेंबर फंक्शंस आर फंक्शंस दैट आर इंक्लूडेड इन द क्लास। क्लास के अंदर आपके पास जो फंक्शन होते हैं उनको हम मेंबर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एनकैप्सुलेशन आपके पास देखो, ये भी आपके पास एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो डेटा एंड बिहेवियर, जो कि मैंने आपको बताया था कि फंक्शन आर टाइटली कवर्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, ये तो कंफर्म है कि ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास फंक्शन होते हैं और बिहेवियर्स होते हैं और डेटा होता है, और वो टाइटली कवर्ड होते हैं। ठीक है, कंबाइंड डेटा वेरिएबल्स इन फंक्शन इनसाइड इनकैप्सुलेशन क्या, जब आप डेटा वेरिएबल्स और फंक्शंस को सिंगल कंटेनर के अंदर बंद कर दे, तो इस प्रोसेस को आप कह सकते हैं कि आपके पास ये एनकैप्सुलेशन है। इनकैप्सुलेट कर दिया आपने फंक्शंस और वेरिएबल्स को इनकैप्सुलेट कर दिए। द कंबाइनिंग ऑफ बोथ डेटा एंड फंक्शन इन सिंगल यूनिट। अगर आप फंक्शंस और डेटा को एक सिंगल यूनिट में क्या कर दें, कंबाइन कर दें, तो इस प्रोसेस को आप कह सकते हैं कि आपने एनकैप्सुलेशन कर दिया। टू कंबाइन कोड फंक्शंस एंड डेटा वेरिएबल्स इन अ सिंगल बॉक्स और रिपल। अगर आप फंक्शंस और डेटा को एक सिंगल बॉक्स या सिंगल पेपर के अंदर इंक्लोज कर दे, कंबाइन कर दे, इंसर्ट कर दे, तो इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो सी प्लस प्लस के अंदर आपके पास क्लास जो है वो एनकैप्सुलेशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये कैप्सूल क्या होता है, डेटा इट इज रिप्ड विद डिफरेंट मेडिसिन। कैप्सूल के अंदर आपके पास, अगर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपके पास कैप्सूल के अंदर आपके पास क्या होता है, कैप्सूल के अंदर आपके पास डिफरेंट मेडिसिन होते हैं, उसके अंदर रैप किए गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए सी प्लस प्लस के अंदर इनकैप्सुलेशन या कैप्सूल को अगर आप देखिए, तो कैप्सूल मुश्तमिल होता है मेथड्स पे, फंक्शंस पे और वेरिएबल्स पे। और ये कैप्सूल का नाम क्या होता है, यहाँ पे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में कैप्सूल का नाम क्या होता है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कैप्सूल का नाम क्या होता है, क्लास होता है। ठीक है, ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया, और या हम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि कैप्सूल के अंदर आपके पास मेथड्स होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं, और इस कैप्सूल का नाम होता है क्लास आपके पास। ठीक है, और इस प्रोसेस का नाम है, इस प्रोसेस का नाम है एनकैप्सुलेशन। अच्छा, डेटा हाइडिंग क्या होता है? ठीक है, मैंने आपको बताया कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में या प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप डेटा हाइडिंग को नहीं कर सकते, डेटा को आप हाइड नहीं कर सकते, लेकिन यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप डेटा हाइड कर सकते हैं। मीन यू कैन नॉट एक्सेस डेटा, अगर आप इस डेटा को इस तरह इस काबिल बनाए कि कोई उसको बाहर से एक्सेस ना कर सके, तो ये आपने डेटा हाइडिंग कर दी। मेकिंग डेटा टू बी एक्सेस फ्रॉम विद इन द क्लास, अगर आपका डेटा है और आप उसको सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि डेटा को आपने हाइड किया है। ठीक है, आप क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं? ठीक है, तो एक्सेस स्पेसिफायर या इसको एक्सेस मॉडिफायर भी कहते हैं। ठीक है, इट स्पेसिफाइज दैट मेंबर ऑफ अ क्लास इज एक्सेसिबल आउटसाइड और नॉट। ये स्पेसिफाई कर देता है कि आपके पास जो क्लास के अंदर जो डेटा होते हैं, मेंबर होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो डेटा मेंबर फंक्शन और मेंबर डेटा होता है। ठीक है, वो क्लास से बाहर लोग एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, ये आपको ये स्पेसिफाई कर देता है। और ये आपके एक स्पेसिफायर आपके पास 3 किस्म के हो सकते हैं। एक आपके पास प्रोटेक्टेड हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, दूसरा आपके पास प्रोटेक्टेड हो सकता है, और तीसरा आपके पास प्राइवेट हो सकता है। तो जब हम आगे जाएंगे तो हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, जो कि हमने बार बार हम कह रहे थे कि कोड रीयूजेबिलिटी। तो हाउ टू अचीव दिस कोड रीयूजेबिलिटी फंक्शनलिटी इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग इनहेरिटेंस we can प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भी आपके पास एक मैकेनिज्म होता है इन विच वन क्लास एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अगर आपके पास इस तरह की कुछ सिनारियो आ जाए जहाँ पे पेरेंट क्लास के जो एक क्लास की एट्रीब्यूट्स को, प्रॉपर्टीज को आप दूसरे क्लास के अंदर इनहेरिट कर दे, यूज कर सके, तो इस प्रोसेस का नाम है इनहेरिटेंस। ठीक है, नॉर्मली अब हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस का कॉन्सेप्ट होता है। पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास के अंदर हम यूज करते हैं, उसको हम इनहेरिट करते हैं। ठीक है, आगे हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंक्लूडिंग फीचर्स ऑफ वन क्लास इन अदर क्लासेस कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, डिफरेंट डेफिनेशन है यहाँ पे। ठीक है, ये भी ठीक है, ये डेफिनेशन भी ठीक है। when an object requires all the properties and behaviors of parent object। ठीक है, अगर आपके पास एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट है और वो पेरेंट ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स और प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर दे, एक्वायर कर दे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस। क्या होता है, ये आपको कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, अच्छा, एक और बिल्डिंग ब्लॉक है इसका। ठीक है, कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। तो आपके पास अगर एक टास्क है वो आप डिफरेंट तरीकों से परफॉर्म कर सके, तो आप इस प्रोसेस को कह सकते हैं कि आपने पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो पोली मीन मैनी एंड मॉर्फ मीन मैनी शेप्स। ठीक है, मीन्स शेप्स, पोली मीन मैनी, मॉर्फिंग शेप्स। टू कन्विंस, यहाँ पे एक एग्जांपल है, टू कन्विंस कस्टमर डिफरेंटली। आप कस्टमर्स को डिफरेंटली कन्विंस कर देते हैं। एक कस्टमर को एक तरीके से डील करते हैं और दूसरे कस्टमर को दूसरे तरीके से डील करता है। जब आप लोग देखते हैं, जब आप लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं तो सेलमैन जो है वो डिफरेंट तरीकों से कस्टमर्स को डील करता है, कन्विंस करता है। आप एक शेप को ड्रा करते हैं। ठीक है, आप रेक्टेंगल को या शेप को जब ड्रा करते हैं, किसी चीज़ को आप ड्रा करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट तरीकों से आप ड्रा कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल आपके पास हो सकता है साउंड स्पीक का, समथिंग। ठीक है, कैट स्पीक्स म्यू म्यू। ठीक है, और डॉग आपके पास बार्क्स और वूफ एक्सेट्रा कर लेता है। ठीक है, ये डिफरेंट साउंड है। साउंड आपके पास एक वो है। ठीक है, जो कि डिफरेंट अंदाज में आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, स्पीक कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है आपके पास, रियल लाइफ एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, आपके पास एक लेडी है जो कि बिहेव करती है लाइक अ टीचर इन क्लासरूम। जब वो क्लासरूम में होती है तो इज अ टीचर बिहेव करती है, लेकिन जब वो होम घर में होती है तो वो इज अ डॉटर और मदर बिहेव करती है। ठीक है, और मार्केट के अंदर वो इज अ कस्टमर बिहेव करती है। फिर अ सिंगल पर्सन, यहाँ पे एक सिंगल पर्सन है, बिहेविंग डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन के मुताबिक तो ये डिफरेंट बिहेव कर सकते हैं। तो पोलीमॉर्फिज्म भी जो है वो भी सिचुएशन के मुताबिक डिफरेंट तरीकों से बिहेव कर सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो पोलीमॉर्फिज्म आप अचीव कर सकते हैं यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड वर्चुअल फंक्शंस टू अचीव पोलीमॉर्फिज्म। इन तरीकों को, फंक्शन ओवरलोडिंग है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, ठीक है, इनको यूज करके हम पोलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। ये आपके पास दो टाइप के हो सकता है, रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म हो सकता है और आपके पास कंपाइल टाइम पोलीमॉर्फिज्म हो सकता है। ठीक है, पोलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पोलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम फिर आपके पास दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, और यहाँ पे रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म पे हम फिर वर्चुअल फंक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए आप साउंड का एग्जांपल मैंने दिया, तो साउंड ये इस टाइप की साउंड हो सकती है। ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन की तरफ थोड़ा सा जाते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनलिटी इज नाउन एज एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे आप इंटरनल डिटेल को हाइड कर देते हैं जिस फंक्शनलिटी को शो। फॉर एग्जांपल, फोन कॉल है, वी डू नॉट नो, जब आपको कोई फोन आता है, आप फोन पे बात करते हैं, तो आपको इस बात का इल्म नहीं होता कि इंटरनली क्या हो रहा है, लेकिन आप सिर्फ फोन पे कॉल करते हैं। ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एब्स्ट्रैक्शन मींस
displaying only essential information and hiding the internal details. Data abstraction refers to providing only essential information about the data to the outside the world. यानी डेटा की जो फंक्शनलिटी है वो आउटसाइड द वर्ड आप उसको डिस्प्ले कर देते हैं. हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल और इम्प्लीमेंटेशन, आपके इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को शो नहीं करते. कंसीडर अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ अ मैन ड्राइविंग अ कार. आपके पास एक बंदा है वो ड्राइव कर रहा है कार को. द मैन ओनली नोज दैट प्रेसिंग द एक्सीलरेटर विल इंक्रीज द स्पीड. इसको सिर्फ इसकी फंक्शनलिटी का पता है कि जब आप एक्सीलरेटर को प्रेस करते हैं तो इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है. और इनको ये भी पता होना चाहिए कि ये फंक्शनलिटी इनको पता होना चाहिए कि जब वो ब्रेक को प्रेस करता है या अप्लाई करता है तो कार आपके पास स्टॉप हो जाता है. और उनको पता नहीं होता कि हाउ टू हाउ अबाउट हाउ ऑन प्रेसिंग एक्सीलरेटर द स्पीड इज एक्चुअली इंक्रीजिंग. हाउ का उसको पता नहीं था, उसको व्हाट का पता होता है कि क्या होता है. He does not know about the inner mechanism of the car or the implementation of accelerator brakes and in the car. ठीक है, उनको ये पता नहीं होता कि ये किस तरह बने हैं, किस तरह इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है. इंटरनल गियर का बिल्कुल उसको पता नहीं होता. उसको सिर्फ कार की फंक्शनलिटी का पता होता है कि एक्सीलरेटर की ये फंक्शनलिटी है, ब्रेक की ये फंक्शनलिटी है, ठीक है, और स्टीयरिंग की आपके पास ये फंक्शनलिटी. वी कैन इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शन इन C++ यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड हेडर फाइल्स. वो हम आगे पढ़ेंगे. एक और कॉन्सेप्ट है आपके पास ओवरलोडिंग. अच्छा, ओवरलोडिंग आपके पास स्पेशली हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को पढ़ेंगे. इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन व्हिच द ऑपरेटर इज ओवरलोडेड टू प्रोवाइड द एसेंशियल मीनिंग टू द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. ठीक है, हम ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे ताकि वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स पे काम कर सके. जिस तरह हम लिखते हैं a प्लस बी, तो a आपके पास एक वेरिएबल है, b आपके पास एक वेरिएबल है, इसके दरमियान प्लस जो है वो आपके पास एक ऑपरेटर है और वो क्या करता है, a प्लस बी के ऑपरेशन परफॉर्म करता है. तो यहाँ पे हम ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे ताकि वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सके. ठीक है, या उसको स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड कर सके. तो हम आगे पेज देखेंगे. ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज यूज्ड टू ओवरलोड और रीडिफाइंस मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स अवेलेबल इन C++. C++ के अंदर आपके पास कुछ ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, जिस तरह प्लस ऑपरेटर है, स्टैरिक है, माइनस है, फॉरवर्ड स्लैश है, परसेंट साइन है. ठीक है, इन ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड करने की कोशिश करेंगे. इट इज यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा. मैंने आपको बताया कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स पे आप अगर आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, यू कैन परफॉर्म ऑपरेशन यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग. For example, C++ provide ability to add the variables of user defined data types. ठीक है, that is applied in built-in types. जो कि built-in types में हम एड्स करते हैं वेरिएबल्स को, तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मीनिंग कुछ अलग होगा. ठीक है, कुछ मीनिंग कुछ अलग होगा. ठीक है. अच्छा, इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल्स आपके पास देखो, मैंने आपको बताया कि जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो आप कहते हैं कि आप इंस्टेंशिएशन कर रहे हैं, यानी क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्लास का आप इंस्टेंस बना रहे हैं. तो क्लास के अंदर आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं, क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको आप इंस्टेंस वेरिएबल्स कह सकते हैं. क्यों कह सकते हैं? अ वेरिएबल दैट इज क्रिएटेड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल. क्लास के अंदर आप वेरिएबल्स बना लेते हैं, क्लास के अंदर आप वेरिएबल्स बना लेते हैं और उन वेरिएबल्स को आप नाम दे सकते हैं कि ये इंस्टेंस वेरिएबल्स है. यानी क्लास के अंदर जो मेंबर डेटा है उसको आप कह सकते हैं कि आपके पास ये इंस्टेंस वेरिएबल्स है. इंस्टेंस वेरिएबल डज नॉट गेट मेमोरी एट कंपाइल टाइम. इंस्टेंस वेरिएबल कंपाइल टाइम पे मेमोरी रिजर्व नहीं करता या नहीं लेता. ठीक है, कब ले लेता है? जब ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उन इंस्टेंस वेरिएबल्स को फिर मेमोरी मिल जाती है. एट गेम मेमोरी एट रन टाइम, कंपाइल टाइम पे नहीं बल्कि रन टाइम पे, यानी ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. ठीक है, जो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, क्लास का इंस्टेंस क्रिएट होता है, तो इन वेरिएबल्स को इंस्टेंस वेरिएबल्स को मेमोरी में जगह मिलती है. दैट इज व्हाई इसको हम इसलिए हम इसको कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि जो ही क्लास का इंस्टेंस बनता है, जो ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, तो इन इंस्टेंस वेरिएबल्स को मेमोरी में जगह मिलती है, इसलिए हम इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में इंटीजर अकाउंट नंबर है, ये आपके पास डेटा मेंबर भी है, इसको आप इंस्टेंस वेरिएबल भी कह सकते हैं. स्ट्रिंग नेम है, इसको आप डेटा मेंबर भी कह सकते हैं और इसको आप इंस्टेंस वेरिएबल भी कह सकते हैं. इसके बाद एक और कीवर्ड यूज होता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जो कि स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक फील्ड्स आप उसको कह सकते हैं. अ फील्ड और वेरिएबल व्हिच इज डिक्लेयर्ड स्टैटिक इज कॉल्ड स्टैटिक फील्ड वेरिएबल और स्टैटिक फील्ड या स्टैटिक वेरिएबल. यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आपके पास ये सिंपल वेरिएबल है.
अगर आप इस वेरिएबल से पहले आप स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करें, जिस तरह यहाँ पे यूज़ हो चुका है, ठीक है, स्टैटिक, फ्लोट और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो फिर आप कह सकते हैं कि आपके पास स्टैटिक वेरिएबल है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर आपके पास स्टैटिक वेरिएबल है जब आप इसके साथ स्टैटिक कीवर्ड को ऐड कर दें। अनलाइक इंस्टेंस वेरिएबल विच गेट्स मेमोरी ईच टाइम व्हेनेवर यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस वेरिएबल क्या करते हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर देते हैं, लेट्स सपोज आप 5 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो उस इंस्टेंस वेरिएबल को 5 दफ़ा मेमोरी मिलती है। लेकिन स्टैटिक के केस में, स्टैटिक वेरिएबल के केस में इस तरह नहीं है, ठीक है। देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक फील्ड क्रिएटेड इन मेमोरी। जितनी भी ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हैं, लेकिन इसकी एक ही कॉपी, स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी क्रिएट हो जाती है। और इन स्टैटिक डेटा मेंबर को आप डिफरेंट अमंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्लास के जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वहाँ पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। किस तरह आपने डिफाइन करना होगा, स्टैटिक कीवर्ड पे लगाना होगा, फिर डेटा टाइप और फिर जो वेरिएबल, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।